हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज हम लेके आए वीडियो आपके लिए आरजेएस 120 सीट्स 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किन स्टूडेंट्स को 100% प्रिपरेशन मेन की स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ ही साथ बताएंगे कि किन स्टूडेंट्स को पार्शियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्लस बताने वाले हम आपको कि आरजेएस मेंस का पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपरेशन कब करनी है, किस स्टेज पे आपको किस लेवल पे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। प्लस हम बताएंगे आपको एक्सपेक्टेड डेट आरजीएस मेंस कब कंडक्ट हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कट ऑफ है ये हमारी तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हम नहीं बोलते कि ये फाइनल कट ऑफ है, पर जो कट ऑफ जिस बेसिस पे हमने निकाली है वो मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ है यही रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स जिनको मैं 100% गारंटी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करने को बोल रहा हूं वो तो डैम श्योर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, और जिनको डाउटफुल लगता है कि हम कट ऑफ बहुत ज्यादा बता रहे हैं, जिनका स्कोर हमारी कट ऑफ से काफी कम आ रहा है, वो लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू देयर चॉइस कि वो क्या ऑप्ट करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे। पर जिन लोगों की कट ऑफ हम बताने वाले हैं आज वीडियो में, जो लोग इन कट ऑफ की रेंज में आते हैं या इसके ऊपर आते हैं, उनको प्रिपरेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पेपर के बारे में कि पेपर का अगर एनालिसिस करें तो पेपर का लेवल क्या था। तो अगर कंपेयर किया जाए पेपर के लेवल को 2018 के अंदर जो पेपर हुआ है, तो कंपैरेटिव 2018 के पेपर जो अभी इस बार रिसेंट आया है वो इजी था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑन एवरेज स्कोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉ के अंदर 70 में से 50 मार्क्स, और हिंदी इंग्लिश में ऑन एवरेज स्कोर जो रेंज कर रहा है वो कर रहा है 14 से 16। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आउटसाइड स्टेट्स के जो स्टूडेंट है जो राजस्थान में पेपर देना है वो भी ऑन एवरेज मैक्सिमम 70 में से लॉ के जो स्कोर कर रहे हैं वो 50 कर रहे हैं। और जो लोकल राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राजस्थान का फॉर्म भरा है यहीं पे प्रिपरेशन रह के, उनका एवरेज स्कोर जो जा रहा है वो जा रहा है 53 से 54। अगर हम बात करें पेपर के अंदर कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस की, तो वो पूरे इंडिया में ना ही राजस्थान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो सरप्राइज एलिमेंट सबके लिए ही था। ऐसा नहीं है कि जो आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट है उनको पता था या जो राजस्थान के स्टूडेंट्स थे उनको उन क्वेश्चंस के बारे में पता था। तो ओवरऑल उन क्वेश्चंस का कोई वेरी नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस वो क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कुल मिला के जो पेपर में क्वेश्चंस थे वो थे 10 से 11 क्वेश्चंस। तो अगर हम उनको डिलीट करें, बाकी सब में से लोगों की जो है स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी थी पेपर को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस के सेलेक्ट करने की, और मेथड जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं इस बार करेक्ट तरीके से किए। और क्वेश्चंस का लेवल भी जैसे मैं बोल चुका हूं, अगर 2018 से कंपेयर करें तो इस बार का पेपर पैटर्न जो था वो इजी था। तो अगर हम अब कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम जनरल की बोल सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं हमारे एनालिसिस और हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। ये कट ऑफ जा सकती है जनरल की 65 से 68 मैक्सिमम। तो जिन लोगों का जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं और 68 के ऊपर उनका स्कोर है या 68 स्कोर है, वो 200% प्रिपरेशन मेंस की करना स्टार्ट कर दे, वेट नहीं करे रिजल्ट आने का। वो लोग फॉर श्योर मेंस दे रहे हैं। प्लस जिनका स्कोर 65 से ऊपर भी है जनरल कैटेगरी में, वो लोग भी फॉर श्योर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो मैक्सिमम 65 से 68 के बीच में जाएगी, या फिर -2 मार्क्स कर लीजिए आप, इससे ज्यादा वेरी नहीं होगा। यानी 63 से अबव जनरल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अगर हम एक विंडो बोल सके तो 63 से 68 ये एक बड़ी विंडो है। मैं माइनस में इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि मे भी क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद कुछ कट ऑफ नीचे आ सकती है, इसीलिए मैं -2 कर रहा हूं। नहीं तो जिनका 65 से 68 के बीच की विंडो है वो फॉर श्योर जनरल की प्रिपरेशन के लिए, जो जनरल कैटेगरी में है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। और जिनका स्कोर 68 से ऊपर है वो तो फॉर श्योर प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, क्योंकि वो लोग मेंस दे रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, रिजल्ट के आने तक ढीली पढ़ाई ना करे, एकदम फुल फोकस के साथ वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। फिर बात आती है हमारी दूसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी का जो वेरी करा जाएगा स्कोर कट ऑफ वो हो जाएगा 63 से 65, और यहां पे भी आप -2 की गुंजाइश है आपकी कट ऑफ नीचे जाने की, इससे ऊपर गुंजाइश नहीं है जाने की। और जो -2 भी मैं बता रहा हूं कट ऑफ में, चाहे जनरल की हो चाहे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की,
वो इस बेसिस पे बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट होने के चांसेस है, जो आरजेएस फाइनल आंसर की देने से पहले क्वेश्चंस डिलीट कर देगा, फाइनल रिजल्ट आउट होने से पहले वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन को सस्टेन करते हुए डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही क्वेश्चंस डिलीट होंगे ये विंडो ऑटोमेटिक 1-2 मार्क्स नीचे आ जाएगी, ज्यादा वेरिएशन फर्क नहीं होगा। तो जनरल की कट ऑफ मैं फिर बता देता हूं 65 से 68 के बीच में। जिन लोगों का स्कोर 68 से ऊपर है वो लोग तो प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर ही दे, प्लस जिनका इन रेंज के अंदर भी स्कोर आ रहा है वो भी स्टार्ट कर दे। जिनका 63 से 65 के बीच में स्कोर आया है फॉर द जनरल कैटेगरी, वो पार्शियल प्रिपरेशन अपनी मेंस की स्टार्ट कर दे। उनको उम्मीद नहीं हारनी है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको पार्शियल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और पार्शियल प्रिपरेशन में उनको किस तरीके से पढ़ना है वो अभी मैं वीडियो को आगे वीडियो में बताने वाला हूं। ओबीसी का जो हमने कट ऑफ बताई है वो थी 62 से 65 के बीच की विंडो, और -2 की गुंजाइश यहां पे भी है अगर क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। तो जिनका ओबीसी में भी 65 से ऊपर कट ऑफ है, रिजल्ट स्कोर जा रहा है आंसर की आने के बाद, वो भी फॉर श्योर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, और जिनका इन रेंज के अंदर आ रहा है स्कोर वो भी स्टार्ट कर ले। अब मैं फिर से एक बार वापस कह देता हूं, ये जो कट ऑफ है ये हमारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। बहुत स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया था, सर आपकी कट ऑफ ज्यादा है, बाकी इंस्टीट्यूट्स कट ऑफ कम बता रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ है ये हमारे कैलकुलेशंस, हमारे एक रिसर्च एनालिसिस और हमारे एक डाटा स्टूडेंट से कलेक्ट करने के बाद ऑन एवरेज स्कोर निकाला गया है, जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग, हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग यही बैठ रही है। और -2 भी मैं इसी बेसिस पे कह रहा हूं कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस अगर डिलीट किए तो ये कट ऑफ थोड़ी सी -2 तक नीचे आ सकती है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करें, यहां तक तो ये प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात है, और जिनका स्कोर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं इनसे ऊपर आ रहा है तो आप फॉर श्योर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मेंस का पेपर पैटर्न आरजेएस में किस तरीके से रहता है। तो जनरली पिछले 2-3 साल से जो आरजेएस का पेपर पैटर्न आ रहा है वो ये आपको पता होगा कि आरजेएस मेंस 2 दिन के अंदर कंडक्ट होता है। फर्स्ट डे पेपर होता है सिविल लॉ का, प्लस साथ ही साथ हिंदी ऐसे का लैंग्वेज पेपर होता है। लैंग्वेज मतलब हिंदी ऐसे आपको लिखना होता है। तो जो सिविल लॉ की सब्जेक्ट लिस्ट है वो आप लोगों को पता होगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, प्लस दोपहर में आपका उसी दिन दूसरा पेपर होगा जो कि है हिंदी ऐसे। ये आपका हिंदी ऐसे होगा 50 मार्क्स का पेपर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। सेकंड डे आपका नेक्स्ट डे ही तुरंत पेपर होगा सेम पैटर्न पे। मॉर्निंग में आपका पेपर होगा क्रिमिनल लॉ का, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है और 100 नंबर का पेपर होगा। प्लस सेकंड उसी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका होगा इंग्लिश ऐसे का पेपर जो भी 50 मार्क्स का है, और टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो टोटल अगर मेंस का पेपर देखा जाए तो हो गया हमारा 300 मार्क्स का पेपर, जो कि 2 दिन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। प्लस इंटरव्यू रहता है हमारे पास जो रहता है 35 मार्क्स का। इन दोनों को कंबाइन करके ही आपका फाइनल कट ऑफ रिजल्ट निकलता है। अब ये भी चीज आपको बता दूं कि मेंस के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाने के लिए, ताकि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर सके। यहाँ पे 2 चीज होती है, एक होता है आप क्वालिफाई कर गए हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, और दूसरा आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए। एक होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, और दूसरा होता है आप उस लिस्ट में आ गए हो जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर ज्यादा है और एक सब्जेक्ट के अंदर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से भी स्कोर नीचे आ गया है, तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर बात करें हम कि टाइप ऑफ एसेस की, कि एसेस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ऐसे की अगर मैं बात करूं तो मेनली 3 टॉपिक्स पे ऐसे हम बोल सकते हैं कि आते हैं। पहला है हमारा सोशल ऐसे, सेकंड है हमारा लीगल ऐसे, और थर्ड है हमारा कॉमन व्यू पॉइंट व्यू पे हमारा ऐसे। जैसे लास्ट ईयर जो आया था मुझे अभी भी याद है, ऐसे में ऑप्शन में हमें दिया था द जॉय ऑफ रीडिंग बुक। तो ये होता है जनरल टॉपिक्स पे कि आपका कुछ भी आ सकता है उसमें लिखना, कि आपको शायद ये भी लिखने को मिल सकता है इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो लिखिए इस पे, या इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आप लिखिए इस पे। तो 3 तरीके के टॉपिक हमारे इंग्लिश ऐसे में रह सकते हैं। सोशल, जैसे मैं सोशल ऐसे की बात करता हूं तो आपका इनडायरेक्ट रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाता है। सेकंड लीगल ऐसे, और थर्ड हो गया हमारा कॉमन जनरल ऐसे, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। फिर बात करें अगर हम हिंदी ऐसे की, तो हिंदी ऐसे भी हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड रहता है। पहला रहता है सोशल ऐसे,
सेकंड रहता है लीगल, और हिंदी में और एक वेरिएशन है कि हिंदी के अंदर हमारा राजस्थान के रिगार्डिंग भी ऐसे लिखने को आता है। तो आपको जो लोग हिंदी ऐसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एसएस की प्रिपरेशन करनी होगी, जो राजस्थान के मान लीजिए कल्चर के बारे में हो, हेरिटेज के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो, कुछ भी चीज के रिगार्डिंग राजस्थान में भी आपका लोकल ऐसे पूछा जाएगा, वो भी हिंदी के अंदर, इंग्लिश में नहीं। फिर बात करता है कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो जिनका फॉर श्योर अभी मेंस क्लियर हो रहा है, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, सॉरी, स्कोर इतना जितना मैंने कट ऑफ बताया उससे ऊपर आ रहा है, तो आपको 3 स्टेप के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहला स्टेप जो आपकी प्रिपरेशन का रहेगा वो रहेगा आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब हो गया वैसे क्वेश्चंस जो लॉन्ग आंसर्स के हैं, जो ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे मान लीजिए आरजेएस का जो पेपर पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का, अगर मैं उसकी बात करूं आपको, तो आता है हमारा 3 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ये चाहे सिविल का पेपर हो चाहे क्रिमिनल का हो, दोनों में कॉमन है। 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स के आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें जनरली हमारा जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया 6 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो स्टार्टिंग इनिशियल 1.5 मंथ अभी से जो लोग फॉर श्योर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर करना है, जिससे क्या होगा कि उनको पूरा एक्ट वापस कवर अप हो जाएगा और पूरे एक्ट पे कमांड आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया नॉट ओनली द सेक्शंस, पर आपको केस लॉज और इलस्ट्रेशंस के साथ आपको करना है। फिर सेकंड स्टेज पे आपको तैयारी करनी है मिक्स्ड क्वेश्चन की, कि वही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपने 6 और 8 नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, अगर वही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछ ले तो कितना कंटेंट रेलेवेंट होगा जो डिस्क्रिप्टिव में आपने याद किया उसको लिखने के लिए। तो ये शॉर्टलिस्ट मटेरियल आपको करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट रिलेवेंट है, कौन सा कंटेंट नहीं है, क्योंकि आरजेएस के अंदर आपको बुकलेट के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, नीचे स्पेस छोड़ा जाएगा और सेकंड क्वेश्चन उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एडिशनल स्पेस आपके पास नहीं है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, तो आपको अकॉर्डिंगली चूज करके लिखना पड़ेगा कि क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, और क्या इन्विजिलेटर जो हमारी शीट चेक करेगा वो क्या सोच के हमें नंबर देगा। उसके बाद बात करें हम, फर्स्ट स्टेज पे आपको प्रिपेयर करना है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड स्टेज पे आपको प्रिपेयर करना है चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 का हो, या डिस्क्रिप्टिव डिटेल डिस्क्रिप्टिव हो, मिसमैच करते हुए आपको करना है। फिर फाइनल स्टेज पे जो आपको प्रिपेयर करना है, जैसे ही आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो जाता है, आपको तुरंत ही प्रिपेयर करना है एनालिटिकल या फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस के बारे में आपको सॉल्यूशंस करने हैं कि उनको अप्रोच किस तरीके से करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको बेरेक्ट कंटेंट इलस्ट्रेशंस याद हो गए। अब आपको रिलेवेंट जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है, जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें आपको उससे लिंक कैसे करना है, ये आप फाइनल स्टेज पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एकदम इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। बहुत से स्टूडेंट अभी से ही ऐसी प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो गए कि वो डायरेक्ट एनालिटिकल क्वेश्चन पे जंप कर चुके हैं लास्ट ईयर पेपर पैटर्न देखने के बाद। आपको डायरेक्ट एनालिटिकल और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है। अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बेस नहीं होगा तो आप एनालिटिकल क्वेश्चन में लिखोगे क्या? आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर लिख के नहीं आना है, आपको सारे की पॉइंट से रिलेट भी करना है एनालिटिकल क्वेश्चंस को। तो लास्ट स्टेज जो रहती है हमारी वो रहती है एनालिटिकल क्वेश्चंस। और जजमेंट राइटिंग का अगर मैं बोलूं कि आपको जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, तो जजमेंट राइटिंग का बेस आप अभी से ही बनाते हुए चलिए, धीरे धीरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, चार्जेस फ्रेम कर लिए, ऑर्डर राइटिंग सीखिए, और मेन जजमेंट राइटिंग जैसे ही आप एनालिटिकल क्वेश्चंस पे कमांड करना स्टार्ट करें, उसकी तुरंत प्रैक्टिस आप उसी वक्त से चालू कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रिपरेशन करने का तरीका उन लोगों के लिए जो 100% कंफर्म है कि वो मेंस लिख रहे हैं, जिनका स्कोर हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर जा रहा है। फिर बात करते हैं उन लोगों की जो पार्शियल अपने आप को समझ सकते हैं कि उनका प्रीलिम्स क्लियर है। तो उन लोगों के लिए उनको करना है, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है उनको तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, ताकि वो डिटेल में आराम से कम टाइम के साथ, कम टाइम देके, फुल फ्लैश टाइम ना देते हुए
कम टाइम देते हुए अपनी पार्शियल प्रिपरेशन कर सके, और वो भी स्पेशली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, ताकि वो डायरेक्ट के टच में रहेंगे, लॉ के टच में रहेंगे, और एकदम से रिजल्ट आने के बाद आपको एकदम से लोड नहीं पड़ेगा कि अब मेरे से प्रिपरेशन नहीं होगी, इतना सारा एक साथ करना है। तो आप रेस से बाहर नहीं रहोगे, रेस में बने रहोगे। चूंकि आप श्योर नहीं, आपका स्कोर उतना नहीं है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से पेनल्टी लग गई है आप पे, क्या जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक आप यहीं पे रह के अपनी प्रिपरेशन करिए, आपको एडवांटेज नहीं दिया जा रहा। तो पार्शियल वालों को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, और जैसे रिजल्ट आता है फिर वो फुल फ्लैश बाकी के दो स्टेप में मूव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अभी पूछे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है अर्लीएस्ट मेंस कंडक्ट होने की, तो मैं आपको कहूंगा मार्च में सबसे अर्लीएस्ट टाइम है, सिचुएशन है जहां पे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर रिजल्ट दिसंबर में आ गया या 15 जन से पहले आ गया, और हाईकोर्ट में अगर कोई रिट पेंडिंग नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो आपका पेपर मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल के अंदर हो जाएगा मेंस का। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको हार्डली 45 से 60 डेज का ही टाइम मिलेगा मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो लोग अभी से ही फॉर श्योर उतना स्कोर है, वो लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे। जिन लोगों का पार्शियल स्कोर है, वो लोग जो बॉर्डर पे है, वो लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम जो करता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए वो करता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ऑल्दो आरजीएस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जा रहे हैं, सिचुएशनल एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पर बिना डिस्क्रिप्टिव के आप उसको लिंक करके इफेक्टिव आंसर, अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से आपको सजेशन कि आपको प्रीलिम्स का स्कोर कट ऑफ क्या रहेगी, साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, किन स्टेजेस में जाते हुए करनी है। अगर हम आज ही से देखें दिसंबर से मार्च तक, तो आपके पास मिनिमम 3 महीने बचे हुए हैं एग्जाम होने तक। मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम ज्यादा भी मिल सकता है, पर मिनिमम आपके पास 90 दिन है, तो आप ऑन एवरेज 90 दिन के अंदर इजी तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं टिप देना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत से लोग हैं जो ऐसे पे फोकस नहीं देते, क्योंकि ऐसे का वेटेज 50 मार्क्स का है, तो इस पे फोकस नहीं देते हैं। तो जो लोग अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा आज ही से डेली एक टॉपिक पे हिंदी में भी ऐसे लिखना है, इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है। आप अपने 2 रजिस्टर डालिए, एक इंग्लिश ऐसे के लिए, एक हिंदी ऐसे के लिए। जिस टॉपिक पे आप ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसी पे हिंदी में भी लिखने की कोशिश करिए। आपको किस तरीके से करना है, देखो ऐसे कहीं से कॉपी करने से, कोई ऐसे की बुक लाके पढ़ने से आपको आइडियाज नहीं आएंगे। ऐसे इज ऑल अबाउट योर आइडियाज, कि आपको क्या थॉट प्रोसेस आपका उस टॉपिक पे, उसको बोलते हैं हम ऐसे लिखना। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, की पॉइंट्स बना सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं ऐसे लिखने का। चूंकि हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक टॉपिक क्या आने वाला है, तो हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर 15 टॉपिक है, इनका ऐसे रट के चले जाते हैं, अगर ये आया तो ऐसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये बेवकूफी नहीं करनी है। पर ये बात भी सही है कि जब तक आपके पास मटेरियल नहीं होगा, की पॉइंट्स नहीं होंगे, आप ऐसे लिखोगे कैसे। तो इसी वजह से वो की पॉइंट्स तैयार करने का प्रोसेस ही यही है कि आप 2 रजिस्टर डालिए, एक हिंदी ऐसे के लिए, एक इंग्लिश ऐसे के लिए। अब जिन जिन पे आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं टॉपिक, उसी पे आप हिंदी ऐसे लिखने की कोशिश करिए, अपने विचार से लिखने की कोशिश करिए। चाहे आपको 2 लाइन लिखी जा रही है, आपसे आधा पेज भर रहा है, आपका 1 पेज भर रहा है, जितना थॉट प्रोसेस आपका है उसके अकॉर्डिंग आप लिखने की कोशिश करिए। उसके बाद आप नेट से या कोई बुक से रेफर करके जो ऐसे, जिस टॉपिक पे आपने ऐसे लिखा है, उसको वहां से जैसा उस कॉपी में, उस गूगल पे है या उस बुक में, वहां से सेम डिट्टो आप अपने हाथ से उसी के आगे लिखने की कोशिश करिए जहां पे आपने लिखा है। इससे क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो भी आपको पता लगेगा, प्लस एक प्रोफेशनल के द्वारा दिया गया ऐसे आपको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। ये कोशिश, ये गलती मत करना कि आप ऐसे की बुक लाए, आप सिर्फ खोल के रीड कर रहे हो, उससे याद नहीं होगा जब तक आप डायरेक्ट लिखोगे नहीं। और आपको लिखने का प्रोसेस भी तभी करना है जब आप पहले खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कोशिश करने के बाद ही आपको ऐसे लिखना है, देखना है गूगल पे और कहीं और से। टॉपिक आप चूज करिए, उसके बाद आप लिखने की कोशिश करिए। चाहे 2 लाइन ही लिख पा रहे हैं, पर आप लिखिए 2 लाइन, उसके बाद आप वहां से कॉपी करके लिखिए और फिगर आउट करिए कि जो प्रोफेशनल ने ऐसे लिखा है इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है, उनको एक अलग से निकाल के रखिए, ताकि आपका अगर वो टॉपिक आता है तो आपको वो की पॉइंट्स ध्यान में रहे और आप पेपर में अच्छे से लिख सके। लास्ट एक चीज मैं और बताता हूं कि
एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कल मेरे पास, क्या सर आपकी बात मान के हम अभी से मेंस की प्रिपरेशन करना कैसे स्टार्ट करें, मनी इन्वेस्ट क्यों करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए बात यह है, आप इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे पैसा मैटर नहीं करता, जहां पे टाइम मैटर करता है। आप ऑलरेडी 1.5-2 साल दे चुके हैं वैकेंसी के लिए। वैकेंसी अगर अभी एग्जाम हुआ है तो 1.5-2 साल से आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं 18 के बाद। उसके बाद अगर आप अभी मेरी बात नहीं मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट मान लीजिए दिसंबर या जैन में आ गया और आप पार्शियल स्कोर के बेसिस पे मानते हुए आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, आपने कहीं मेंस का बैच भी ज्वाइन किया होगा या कोई भी आप बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं, आप पैसा तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो यहां पे आपका एक चीज ये होगा कि इन केस कल को ये कट ऑफ नहीं होती, ऊपर चली जाती है, कुछ गड़बड़ होता है, तो आपका सिर्फ 1.5 महीना वेस्ट होगा, ना कि 3 से 4 साल। 3 से 4 साल में इसलिए कह रहा हूं कि 1.5-2 साल आप ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए वेस्ट कर चुके हैं। अगर अब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो वो 1.5-2 साल आपका ऑलरेडी टाइम जा चुका है, प्लस नेक्स्ट वैकेंसी आने में आप 1-1.5 साल आपका और चला जाएगा, तो 3 से 4 साल का आपका टाइम जो है खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 1-1.5 महीने 2 महीने प्रैक्टिस पार्शियली चालू करें, ना कि रिजल्ट का वेट करें। क्योंकि अगर आपने रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो 45 से आपको 60 डेज मिलेंगे और उतने डेज में आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेस चालू हो चुकी है और काफी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है, तकरीबन 350 से 400 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के बाद। तो इट्स बेटर टू ट्राई देन टू रिग्रेट। कोशिश करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है बाद में पछतावा करने से कि मैंने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं करी। और ये पछतावा आपको तब होगा कि कल को अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए मेंस लिखने के लिए तो आप सोचोगे 1.5 महीने पहले ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता या कर लेती तो मेरा शायद इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट होने का चांस बन जाता या मेंस में मेरा और अच्छा स्कोर आ जाता। तो मैं फिर कह रहा हूं ये प्रॉपर टोटल कॉल आप ही का है कि आपको 1.5 महीना आपका इन्वेस्ट करना है और या फिर आपको पूरे 3 साल से 4 साल आपका जो आपने मेहनत दी है, टाइम दिया, वो वेस्ट करना है। तो मैं फिर से यही करूंगा समअप वीडियो को समअप करने से पहले, इट्स बेटर टू ट्राई देन टू रिग्रेट। कोशिश करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है पछतावा बाद में पछतावा करने से। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।